नमस्कार मित्रों, बिजनेस, बॉलीवुड और वाजपेयी इस खास शो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप कहेंगे अभी बिजनेस की बात कर रहे हैं, बात तो अभी चल रही है बिहार के चुनावों की और बिहार के चुनावों में फ्री बीज की जो कुंटलिया बाबा थे नीतीश कुमार, वो आजकल 10 हजारी बाबा हो गए और 10 हजारी बाबा की धूम मची हुई है, ऐसा बताया गया है बिहार के चुनाव में। नतीजे क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, उसकी बात तो अलग है। जब-जब चुनाव होते हैं तो कोई ना कोई बड़ी घोषणा होती है, फ्री बीज कहते हैं, कुछ लोग उसको रेवड़ी कहते थे, फिर कुछ लोग इनिशियल मैनेजमेंट एफएमबीआर की भी बातें करते थे, वो सब लोग भी फ्री बीज बांट रहे हैं। तो फ्री बीज का जो फिनोमिना है, वो कैसा फिनोमिना है? क्या वो देश का, छोटे राज्यों का, गरीब राज्यों का फिनोमिना है जहां लोगों को 80 करोड़ लोगों को देश भर में मुफ्त अनाज बांटा जाता है? ऐसा भी कहा जाता है अक्सर कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। तो अब क्या गुड इकोनॉमिक्स है, क्या बैड पॉलिटिक्स है और अच्छी पॉलिटिक्स का इकोनॉमी का क्या संबंध है? और क्या ये मसला सिर्फ बिहार का, महाराष्ट्र का, हरियाणा का है या न्यूयॉर्क तक का है, जहां ज़ोहरान ममदानी साहब फ्री बस राइड का लालच देके या एक क्या कहना चाहिए ऑफर देकर इतना बड़ा चुनाव जीत गए जिसको ट्रंप साहब भी रोक नहीं सके। हाँ हाँ, ट्रंप साहब वही जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और हम पर टैरिफ लगाते हैं और दुनिया भर पर दादागिरी करते हैं, लेकिन उनकी दादागिरी ज़ोहरान ममदानी पर नहीं चलती। तो न्यूयॉर्क से नीतीश कुमार तक क्या है ये इकोनॉमिक्स? इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे जो मित्र हैं नीरज वाजपेयी साहब, उनके साथ जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, पॉलिटिक्स को समझते हैं, बॉलीवुड को समझते हैं और उनका जो शो है आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, द एन शो। इसमें बहुत बारीकी से इकोनॉमिक्स की बातें की जाती है। मैं बार-बार आपको समझाता हूँ, नीरज जी जब मुझे बताते हैं तो वो कहते हैं कि भई एक साक्षर जो लोग होते हैं ना, उनको जैसे समझाया जाता है वैसे वो समझाते हैं मुझे इकोनॉमिक्स। तो ने नीरज जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बिहार के चुनाव की दिल्ली तक, बॉम्बे तक धमक है क्योंकि मुंबई से ही लोग गाड़ियों से अभी तक वहाँ गए हुए हैं बिहार में। पता नहीं पहुँचे कि नहीं पहुँचे, छठ की पूजा के बाद, फेज़ 1 के बाद और अब फेज़ 2 का चुनाव हो जाएगा। लेकिन ये ज़ोहरान ममदानी साहब ने भी बहुत बवाल काटा हुआ है, न्यूयॉर्क से लेकर दिल्ली तक। क्या है ये खेल? कुछ समझाइए आप, ये नोट वोट कैसे फ्री बस में, फ्री राइड में, 10,000 में, फ्री साइकिल में कैसे चलता है? भैया जी नमस्कार और सभी दर्शकों मित्रों को नमस्कार। आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, न्यूयॉर्क से नीतीश कुमार तक। फ्री भी इसकी धूम। तो यही हो रहा है ना? एग्जैक्टली यही हो रहा। मतलब ज़ोहरान ममदानी चुनाव जीते न्यूयॉर्क मेयर का, और जब उसके अंदर की हम लोगों ने चीजें देखी, बाइट सुनी, उनके मैंने कई वीडियोस देखे जो उन्होंने अपने वीडियोस बनाए बहुत ही ड्रामेटिक स्टाइल में, ड्रामेटिक स्टाइल जिसमें में। वो ये कह रहे हैं कि रेंट को हम सील करेंगे, इससे ज्यादा रेंट नहीं होना चाहिए, न्यूयॉर्क बहुत महंगा हो गया है, ग्रोसरी सस्ती करेंगे, फ्री बस और क्विक बस राइड देंगे। बस ये सब मैंने देखा तो मैं सचमुच में एक बार फिर से अपनी लाइब्रेरी में गया कि भाई, जो हम बार बार कहता हूँ, क्या वो वाकई फिर से होने वाला है क्या? कि इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट मैनेजिंग पीपल, इसके अलावा इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है। और पॉलिटिक्स उसको एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है सर। अब बिहार में अगर 10,000 रुपए या हर घर को सरकारी नौकरी, साइकिल, दिल्ली में फ्री बिजली, वहां फ्री बिजली, माई बहन योजना, महतारी योजना, ये सब क्या है? तो जो जोहरान ने किया उसी से समझते हैं कि न्यूयॉर्क से लेके नीतीश कुमार तक ये क्यों हो रहा है, ये फ्रीबीज का गेम क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो विजय जी, इसको थोड़ा सा, जो भी लोग इसको सुन रहे हैं ना, इसको समझिए। आप इसको रेवड़ी कहिए, फ्रीबी कहिए, मजबूरी कहिए या गरीबों की मदद कहिए, जो भी नाम आपको देना दीजिए, लेकिन इसके पीछे का कि साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स क्या है वो समझिए आप। जी। पूरी दुनिया में जो एसेट है, एसेट का मतलब संपत्ति, वो रियल एस्टेट में हो सकती है, जमीन जायदाद, मन का मकान, घर, दुकान, या कैश आपका बैंक में, एफडी, शेयर मार्केट, सोना चांदी, ये सब एसेट कैटेगरीज है। ये एसेट बहुत तेजी से बढ़ती है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन समझ सुन के कुछ लोग एकदम से खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं, आप प्लीज समझिए डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का समाजवाद और कम्युनिज्म, कम्युनिज्म तो नहीं नहीं, है? नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए मैंने कहा कि वो लोग चौंके नहीं, इसको प्लीज बहुत गंभीरता से समझिए। जी। हर समाज में, अब देखिए न्यूयॉर्क आ गया इसलिए हम आज चर्चा कर रहे हैं कि आप वहां से भी समझिए
कि अमेरिकन सोसाइटी तो बहुत पढ़ी लिखी, दुनिया की सबसे ताकतवर देश, सब वहां पे टेक्नोलॉजी, और न्यूयॉर्क जैसा शहर मतलब उससे ज्यादा एडवांस शहर तो अब एक क्या जमाने होगा। में मैं न्यूयॉर्क गया तो एयरपोर्ट से सड़क क्रॉस करना मुश्किल था, इतनी गाड़ियां, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, और मैनहट्टन में देख के मैं हैरान था। वो तो मेरे सिर पे टोपी नहीं थी, नहीं तो गिरी जाती, इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, 100 अब मंजिला, और सोचिए इतनी आप, बड़ी गाड़ियां। मेरे जैसे गरीब लोगों के दोस्त शिकागो में रहते हैं या और कहीं फ्लोरिडा में रहते हैं, वो जी जी, बेचारे वो मुझे बताया था कि न्यूयॉर्क। आपका मैनहट्टन में वो है फ्लैट, मुझे जानकारी दी थी। काश आपके मुंह में घी शक्कर ऐसा हो जाए, मैं तो कहता हूँ न्यू जर्सी में ही हो जाए, मैनहट्टन तो छोड़िए। न्यू जर्सी को मैं अमेरिका का नोएडा कहता हूँ। खैर, तो ये जो एसेट क्लास है ना विजय जी, इसके पीछे के रीजन क्या है कि हर समाज में, इकोनॉमी में जो इनोवेशन होता है वो 1% लोग या 1% संस्था या 1% इंस्टीट्यूशंस करते हैं। 99% उसके बेनिफिशियरी होते हैं या उसके एग्जीक्यूटर होते हैं। जो इनोवेटर होता है वो 1% होता है। इसीलिए एसेट में हमेशा आप देखेंगे हर समाज में, हर देश में डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होने लगती है, और ये उस समय ज्यादा होती है जब कोई रिवोल्यूशन होता है, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जब अमेरिका में हुआ 60 के दशक में, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ। फिर उसके बाद डॉट कॉम बबल आया तो 2000 में डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ, जी। और इस समय जो एआई है वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। तो इसीलिए जो उस प्रोसेस में 1% लोग हैं, उनके पैसे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, बाकी के नहीं बढ़ते हैं। तो डिफरेंस कहां क्रिएट होता है कि मेरी वेज ग्रोथ एसेट इन्फ्लेशन को मीट नहीं कर पा रही है, मोटी मोटी गणित ये है। वहां पे फिर आपको बहुत बड़ी एक खाई दिखने लगती है पूरे समाज में। ये ना तो किसी पॉलिटिशियन के कंट्रोल में है। पॉलिटिशियन क्या कर सकता है कि भाई आपको इनोवेशन मत करिए, तो देश कैसे चलेगा आगे, इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी। तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं, तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब आप क्या करेंगे, आप फंस गए। तो वो जो 99% लोग हैं, उनके सामने ये एक समस्या खड़ी होती है कि उनका जीविकोपार्जन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मुश्किल है। आपकी वेज ग्रोथ नहीं हो रही है, क्वालिटी जॉब्स नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर जॉब आपके कुरियर टाइप के आएंगे कि आप खाना पहुंचा दो घरों में, घर में मसाज कराओ जाके, ये सब जॉब क्रिएट होने लगते हैं, जिसको गिग वर्कर भी कह सकते हैं आप, जो शॉर्ट टर्म के काम होते हैं। तो इससे बहुत बड़ी समस्या पूरी दुनिया में खड़ी होती है, और इस समय भी खड़ी हो रही है कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में फ्री बिजली और फ्री बस राइड की अगर बात हो रही है, तो आप समझिए कि पूरा समाज, दुनिया कैसे जा रहा है। आप इसको और अच्छी तरह समझिए, थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन ने गिव अप कर दिया कि अब ये एसेट मैं मैनेज नहीं कर सकता, मुझसे ओन नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिस तरीके से डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, कोई नया प्लेयर आएगा। यूएस आ गया था तब तक, और यूएस ने उसकी चाबी ले ली और वहां ग्रो होने लगा, ब्रिटेन पीछे छूट गया। तो ये जो तरीका होता है ना, इसको मैच करना चाहिए। इसीलिए फ्रीबीज का कल्चर आता है कि पॉलिटिशियन के सामने फिर क्या चुनाव है कि भैया पैसा थोड़ा टैक्स करो, लोगों के, अमीरों को टैक्स करो और गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो फ्रीबीज के तौर पे। अब दुनिया भर में हो रहा है। अभी देखो टैरिफ लगाया गया तो सब लोग, पूरी दुनिया के लोग गुस्सा है, लेकिन ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो टैरिफ से कमाई होगी उसको हम बांटेंगे, किसानों को $2000 की चेक दी जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि $1.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करने पर भी विचार है अमेरिका में, क्योंकि लोगों को राहत देनी है। राहत अब देनी। अगर एनवीडिया जैसे शेयर, पेलेंटियर जैसे शेयर, या मैक्स 7 जिसको बोलते हैं, वो बेइंतहा बढ़ रहे हैं, और उस प्रोसेस से जुड़े लोग जो एआई टेक्नोलॉजी या टेक शेयर में, उनकी संपत्तियां बढ़ रही हैं। तो हमेशा इस दुनिया में, समाजों में ऐसा होता है, और ये एक साइकिल होता है विजय जी, 10 15 20 साल का एक साइकिल होता है, इकोनॉमिक साइकिल बोलते हैं इसको। ये साइकिल होगा, कुछ लोग बहुत अमीर होंगे, कुछ लोग बहुत गरीब हो जाएंगे, और वहां पे फिर एक अनरेस्ट भी क्रिएट होता है। उस अनरेस्ट को दबाने के लिए या उस अनरेस्ट को पैसिफाई करने के लिए फ्रीबीज नाम का टूल यूज किया जाता है। और हम लोग जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों को पढ़ाया गया था कि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसको ये कहा जाता था कि जो कैपिटलिस्ट समाज होते हैं, वो रोष को दबाने के लिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि भाई थोड़ा थोड़ा सबको दे दो, वरना ये गुस्सा हो जाएंगे, तो अनरेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपनी वेल्थ से 2% 5% आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट यील्डिंग द प्रॉफिट। तो ये एक चल रहा। अब 10,000 रुपए जो बिहार में दिए गए हैं, इससे आपको लगता है कोई इससे कंट्रीब्यूशन होगा समाज में? कुछ नहीं होगा, खा पी के सब कुछ नहीं हो। बराबर। 10,000 रुपए होते क्या है? तो ये आप समझिए कि ये तरीके, अब किसकी आलोचना की जाए, यहां से लेके अमेरिका तक सेम चल रहा है। तो ये
थोड़ा सा मुझे लगता है लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज समझ में। समझना चाहिए कि कैसे आप इससे डील करें। जी। तो रास्ता क्या है इसका? एक तो मेरे को इसको थोड़ा-सा समझा दीजिए कि जो आपने बोला कि भई जो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, हम्म। उसको यदि मेरे जैसे लोग समझे तो क्या मैं ये कहूँ कि अमीरों को गुस्से से बचाने का एक रास्ता है? थ्योरेटिकली तो है, हमने तो यही पढ़ा ग्रेजुएशन में। थ्योरेटिकली बिल्कुल यही है, इसमें कोई मतलब इफ बट हो ही नहीं सकता, इफ बट थ्योरेटिकली नहीं ये है। है। हाँ, थ्योरेटिकली यही है। अब ये समझाइए कि जब सरकारें आती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं, चाहे वो ज़ोरान ममदानी हो या नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री हम्म। हो, कोई भी, तो उनका एक बड़ा काम ये भी होता है कि देश को कैसे चलाया जाए या स्टेट को कैसे चलाया जाए या अपने शहर को कैसे आगे बढ़ाया जाए। हम्म। वेलफेयर स्टेट उनको फ़ायदा तो पहुँचाती है। इलेक्शन के लिए जो हमने देखा ममदानी साहब में भी, महाराष्ट्र में भी, ममदानी से महाराष्ट्र तक कह लीजिए आप फिर, हम्म। तो वहाँ भी वैसा क्या वैसा ही हुआ कि वो जीत गए हैं। तो क्या रास्ता क्या है? जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ने समझने वाले लोगों में से हैं, तो क्या रास्ता क्या है? या तो बंद कर दें वेलफेयर स्टेट को, फ्रीबीज़ को, क्योंकि नहीं, जितने लोगों को मैं पिछले 20 साल में हिंदुस्तान में ही देख रहा हूँ, जो लोग फ्रीबीज़ के खिलाफ खड़े थे, वही सबसे ज़्यादा फ्रीबीज़ बाँट रहे हैं, फ्रीबीज़ कर रहे हाँ, हैं। ये पहले इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं कि फ्रीबीज की जो खिलाफत करते हैं, उनका क्या होता है? देखिए, फ्रीबीज की खिलाफत करने वाले लोग सत्ता खो देते हैं। ब्रिटेन में खोया है, फ्रांस में खोया है, चिली में चल रहा है ये, अर्जेंटीना में आप देख लीजिए। हर जगह यही तरीका है कि अगर आप फ्रीबीज के अगेंस्ट गए, तो आप सरकार से बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए जो लोग पहले विरोध करते हैं, वो भी बाद में उसी को किसी दूसरे नाम से अपना लेते हैं, बट चीज सेम है। भारत में भी वही है। पहले रेवड़ी कही जाती थी, अब आप भी दे रहे हैं। तो इसको मैं इसीलिए कहता हूं कि इंडिविजुअल स्पेसिफिक की बजाय कि फलाने व्यक्ति ये रेवड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज़ करके, करना। इसको समझिए आप ये हो क्यों रहा है। देंगे सब। आप लिस्ट्रेस की मतलब सत्ता चली गई सिर्फ इसीलिए। फ्रांस में बवाल मचा हुआ है। फ्रांस में बवाल मचा हुआ है। जर्मनी में भी सेम चीज चल रही है, और यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि हम, जो लोग ये कह रहे हैं कि टैरिफ खराब चीज है, वो मूर्ख हैं, क्योंकि हम तो टैरिफ से कमा के आपको ही देने वाले हैं। अब ये स्टेटमेंट क्या है? फ्रीबीज नहीं तो क्या है? बिल्कुल। तो फ्रीबीज से बच नहीं सकते आप। फ्रीबीज का जो विरोध करेगा, ऑस्टेरिटी का जो विरोध करेगा, वो सत्ता से बाहर हो जाएगा। आप जनता को मितव्ययी बना नहीं सकते, क्योंकि वो बेसिक साइकोलॉजी के अगेंस्ट है। देखिए, एक कड़वा सच है हमारे समाज का कि हर समाज में इनोवेटर्स बहुत कम होते हैं। ज्यादातर लोग उसके फॉलोअर होते हैं या उसके यूजर होते हैं, यूज केस में आते हैं ना, उसका यूज करेंगे। तो ये जो एनोमली बनी होती है, इसके बीच बैलेंस बनाने का काम सरकारों का है, क्योंकि सरकार इज द एग्जीक्यूटर ऑफ द गवर्नमेंट कंट्री, कि वो सब देश चला रही है। तो उनका काम है कि इसके बीच में बैलेंस बनाए, क्योंकि ये हमेशा होगा। जब ये बैलेंस गड़बड़ाता है या कोई चेंज आता है इस सिस्टम में, तो ये ज्यादा दिखने लगता है। तो अब जैसे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, तो ये आपको ज्यादा दिख रहा है। 12,000 लोग टीसीएस से निकाले गए, किसी ने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। और ऐसा बहुत लोग होगा, अमेरिका में 10 लाख लोगों की नौकरियां गई पिछले 10 महीने में, और जिसमें से सबसे अमेरिका में ज्यादा 10 इसी की लाख वजह लोगों की नौकरी चली गई और वहां पर इतने दिनों से वो चल रहा है, से बंद ही शटडाउन पड़ा चल हुआ रहा है, है। शटडाउन चल रहा है। बंदी की वजह 38 से नहीं, 40 दिन हो सरकारी गए, नौकरी। 40 दिन हो गए करीब-करीब। यस, आज 39वां दिन है, और हाँ, वही वहां तो। पे भी इतने लोगों की नौकरियां जा रही हैं। वहां पे जॉब क्रिएट होते हैं, लेकिन वहां पे हायर एंड फायर का सिस्टम अलग है। तो ऑस्टेरिटी का विरोध करना कोई नहीं कर सकता। फ्रीबीज का विरोध जो लोग कर रहे हैं, वो किसी दूसरे नाम से फ्रीबीज करेंगे, क्योंकि 10 में से 9 लोग यूज केस वाले हैं, एक इनोवेटर है। ये फैक्ट, ठीक है। अब कैसे इसको दूर किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, यहां पे आता है सरकार का रोल। तो हम लोगों के फाइनेंस में एक शब्द यूज किया जाता है विजय जी, एसेट एलोकेशन। हुँ, एसेट एलोकेशन की मीनिंग ये होती है कि जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कमाई हो रही, तो उस कमाई के पैसे को आप डिप्लॉय कहाँ करते हैं? सेम बिजनेस में लगा देते हैं, या नया बिजनेस करते हैं, या नई फैक्ट्री बनाई, या नई मशीन लाए, या सैलरी। हाउ टू यूज दैट एक्स्ट्रा मनी यू आर अर्निंग, एसेट एलोकेशन। सरकार के तौर पे भी एसेट एलोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो आप पैसा टैक्स से कमा रहे हैं, उस पैसे का आप यूज कहाँ कर रहे हैं। अगर आप केवल फ्रीबीज में ही यूज कर रहे हैं, तो ये लगातार और बढ़ता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप फ्रीबीज भी नहीं दे पाएंगे।
फिर आपकी करेंसी वीक होगी, इकोनॉमी वीक होगी, क्योंकि जो फ्रीबीज है वो यील्ड नहीं दे रही है, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, वो कंज्यूम हो रही है। तो एसेट एलोकेशन में फ्रीबीज के साथ साथ आपको एसेट एलोकेशन ऐसी जगह करना चाहिए, सरकारों को ऐसी जगह खर्च करनी चाहिए जहां से प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो कुछ बेसिक चीजों पे आपको कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, जैसे हेल्थ केयर है। इससे आपका जो इनडायरेक्ट यील्ड होता है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो वो हेल्थ केयर बढ़ता में सरकारों को खूब खर्च करना चाहिए। एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें सब सरकारें सबसे कम खर्च करती हैं। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है कि एजुकेशन पे खर्च करें। एआई का इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया और हम सोच भी नहीं पा रहे हैं अभी कि एआई ने खेल बदल दिया है। तो एजुकेशन पे आप मैक्सिमम खर्च करिए, उसमें यील्ड की चिंता मत करिए कि उससे हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। वैसे ही जो बेसिक एमिनिटीज हैं, लोगों की रहने की परिस्थितियां हैं कि भाई ठीक ठाक सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, ये बेसिक है, इस पे करिए। इसके बाद आप ऐसे जगहों पे पैसे एसेट एलोकेशन करिए जहां से कंट्रीब्यूशन हो इकोनॉमी में। यानी नई चीजें आप जो डेवलप कर रहे हैं, जैसे एक पीएलआई स्कीम जो सरकार ने चलाई, मैं इसका समर्थक हूं, क्योंकि इससे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री की मदद कर रहे हैं। तो जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कुछ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, रोजगार बढ़ेगा, ये एक अच्छा तरीका होता है। तो एसेट एलोकेशन सरकारों को करना चाहिए ढंग से। केवल फ्रीबीज से कोई फायदा नहीं होगा, और केवल एसेट एलोकेशन से भी कुछ नहीं होगा कि हम सिर्फ हाईवेज बनाते रहेंगे, उससे भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि हाईवे में चलने के लिए और 80 रुपए टोल टैक्स देने वाला आदमी तो चाहिए, होना वरना वो चाहिए। हाईवे बनाने का फायदा क्या हुआ। तो केवल हाईवेज, एयरपोर्ट, पोर्ट बनाने से भी नहीं होगा, और केवल फ्रीबीज से भी नहीं होगा। दोनों में आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारी सरकारें नहीं कर पाती। उसका सिर्फ कारण यह है कि उनको लगता है कि अगर जनता को हमने नाराज किया, क्योंकि सड़क बनाने में तो समय लगेगा, हाँ, एयरपोर्ट बनाने में समय लगेगा, उसका समझ गया। फायदा लेने में और ज्यादा समय लगेगा। तो फौरी तौर पर उनको खुश रख के अपनी सरकार बचाया जाए, और इसका परिणाम ये होता है कि फिर वो एक वाइसेस सर्कल में कन्वर्ट होता है। और उसका नतीजा आप अपने यहाँ देखिए ना, पिछले 15 साल से ऑफर बढ़ रहे हैं, फ्रीबीज के ऑफर और बढ़ा बढ़ा के दिए जा रहे हैं। इतना तो इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता जॉब में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब मैं चैनल पे था, आप लोग शो में आते थे, तो मैं पहला सवाल यही पूछता था कि भाई आप बताओ आपका ऑफर क्या है, हाँ, वही तो वोट फिर। क्यों दें आपको, तो आप अपना ऑफर बिल्कुल। बताइए। दूसरा वाला अपना ऑफर बता रहा है। तो ये जो ऑफर की कंपटीशन चल रही है ना, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। इटली ने बहुत पहले जब जो कहावत बनी थी, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो यस। कहावत बनी इसीलिए थी कि ग्रेजुअली, धीरे 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 करके उन्होंने इस प्रवृत्ति से निजात पाई थी और उसको ग्रो कराया था। तो आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो सरकारों को यह ध्यान देना पड़ेगा कि नए रोजगार के अवसर पैदा करने वाले जो तरीके, वहां पैसे लगाए जाएं ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि एक आदमी को अगर आपने रोजगार दे दिया ना, तो उसकी 99% प्रॉब्लम अपने आप वो सॉल्व करता है। अपने आप सॉल्व हो जाएगी। हाँ, लेकिन अगर रोजगार नहीं है, तो पानी भी देना पड़ेगा, खाना भी देना पड़ेगा, हेल्थ भी देनी पड़ेगी, पढ़ाई भी, सब कुछ करना पड़ेगा। सब कुछ करना लेकिन जॉब आपने दे दी तो आपको बच जाएंगे। तो इसलिए सरकारों को अपने खर्चे वहां करने चाहिए जहां जॉब क्रिएशन ज्यादा हो, वरना फिर न्यूयॉर्क बनने में देर नहीं लगेगी कि समाज बहुत अमीर है, शहर बहुत अमीर है, लेकिन वहां पे फ्री बस राइड की नाम पे वोट पड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना की बात खड़ी होगी। तो मुझे लगता है सरकारों को इस दिशा में सोचना चाहिए, रादर के केवल फ्रीबीज बांटने के लिए। नहीं तो ऐसा क्यों होता है? आप जैसे बता रहे हैं तो इट्स सो सिंपल, इट्स लुक्स लाइक। तो क्यों नहीं करती हैं सरकारें ऐसा काम? आप 5 काम करना है, आपको रोटी भी देनी है, अनाज भी देना है, फिर स्कूल भी फ्री करना है, फिर उसकी ड्रेस भी फ्री देनी है, फिर हेल्थ के लिए इंश्योरेंस भी देना है, इससे बढ़िया नौकरी दे दो। तो क्यों नहीं देती नौकरी फिर, यदि इतना ही आसान काम है? देखिए, नौकरी ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने नौकरी मतलब रोजगार कह लीजिए, सॉरी। हाँ, वही मैं नौकरी कह तो रहा हूँ। रोजगार। रोजगार देने के लिए आपको पहले वो चीज क्रिएट करनी पड़ेगी। रोजगार कहाँ मिलेगा? कोई फैक्ट्री बनेगी या कोई व्यापार शुरू होगा, तब आपको रोजगार मिलेगा ना। तो जो उसके पहले का जो पेन पीरियड है, उसके लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं, लेकिन वो ना सारा हमारी, पेन पीरियड में सारा पैसा उसी में खर्च कर रहे हैं आप। अगर आप उसमें सारा पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ है ना फिर। मैंने वही हाँ। कहा ना कि आप सारा पैसा अगर उसमें खर्च कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, और सारा पैसा इधर खर्च कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। आपको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, और वो पेन पीरियड के लिए पब्लिक को तैयार करना पड़ेगा, जो कि चैलेंज है। ऑस्टेरिटी कर नहीं सकते आप,
क्योंकि आपने लोगों को इस तरह से खराब कर दिया है अब, मतलब सॉलिड लोग जो सुन रहे हैं कि हम सब उसमें शामिल हैं, शामिल कि हमको ऐसी आदत डाल दी गई है कि अब हम 3 साल का, उससे 4 निकल नहीं साल का सकते, पेन नहीं ले सकते हम। उससे निकल नहीं सकते। उससे निकलना ही मुश्किल, हमको हमारे अंदर भरोसा ही नहीं कि हम 3 साल बाद हम सिचुएशन बेटर हो जाएगी। इसलिए सरकारें कहती कि अरे यार 3-3 साल बाद में देखो, पहले सरकार बचाओ अपनी। मतलब एक एक इंटरव्यू में मुझसे एक पार्टी के प्रवक्ता ने ये बोला कि भैया सरकार बचाना भी ज़रूरी है ना, फ्री बीज नहीं देंगे तो सरकार कैसे बचेगी हमारी? अब सही बात। इसके बाद तो पीरियड है ना, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस दे दिया उन्होंने, स्टेटमेंट हो गया इनका ये, कि साहब पहले सरकार बचा लें। अब सरकार बचाने के बाद वो नहीं करते, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। सरकार तो बच गई आपकी, अब फिर आप क्यों उसके नहीं बाद कर रहे हैं? दैट इज़ द प्रॉब्लम कि आप एसेट एलोकेशन नहीं कर रहे हैं। प्लस आपकी मजबूरियाँ चाहे जो हों, अगर आप ये नहीं करेंगे, तो आप डेफिनिटली बहुत मुश्किल में फँसेंगे। अच्छा, इसमें एक पार्ट विजय जी जनता का भी है। देखो, जनता को एकदम बरी नहीं करना चाहिए कि नहीं साहब हम तो रिसीविंग एंड में हैं, हमारे लिए सब कुछ करना चाहिए। इसमें दोष जनता का भी है थोड़ा बहुत, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, आम आदमी पेन लेने के लिए तैयार नहीं है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे आस-पास के, हमारे घरों के, हमारे रिश्तेदारों के, जो 9, 10, 11, 12 इन 4 साल में हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं। आप खुद सोचो कि कितने बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे। तो जो नहीं कर पा रहा है मेहनत, उसको आगे दिक्कत होती है। वही प्रॉब्लम आ गई कि ये 4 साल का पेन कौन ले रहा है? जो ले रहा है, वो अच्छा कर रहा है। वो फिर नंबर 1 बनता है। इसमें मेरा एक फ़ॉर्मूला जी विजय जी, कि जीवन के 2 पहलू हैं। एक में आपको चप्पल घिसनी है। ये मैंने आपसे एक बार बहुत पहले ही कहा था कि जी, पहले घिसोगे या बाद में? ये चॉइस आपको इज़ तय योर्स। बस घिसना तय है आपका। तो पहले पेन ले लोगे तो बाद में मौज करोगे, और पहले मौज कर ली तो बाद में चप्पल घिसोगे। तो हमारी जनता में भी एक बहुत अच्छी गहरी धारणा ये बन चुकी है कि कोई आदमी पेन नहीं लेना चाहता। सबको चाहिए तुरंत। हैंकी डोरी है, आज बोला तो कल चाहिए। तो समाज में अच्छा ये हुआ क्यों है? ये हुआ इसलिए है क्योंकि हमने ऐसा बना लिया है अपना समाज के तौर पे कि किसी को इस चीज़ की महत्ता नहीं समझ में आ रही है। हम लोग, अब मैं आपको रोज़ स्टार्टअप की कहानी सुनाता हूँ, आज भी सुनाऊँगा। जी, लेकिन हमारे स्टार्टअप कर क्या रहे हैं? वो भी चिप्स अलग बेच कहानी। रहे हैं, कुरियर की कंपनी बना रहे हैं, अचार बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं। ये ट्रेडिंग है। मैंने एक बार आनंद महिंद्रा जी के उस पे बोला था ये। महिंद्रा जी नहीं, वो बैंक वाले जो हैं हमारे, कोटक बैंक वाले। कोटक जी ने कहा कि पैरानोई मोड में देश को होना चाहिए क्योंकि टैरिफ आ गया, इट हैज चेंज द गेम। आई 100% एग्री। बट पैरानोइया मोड में पब्लिक ही क्यों रहे? इंडस्ट्रीज भी रहे, इंडस्ट्री भी सरकार तो भी रहे। रहे, किसी के पास पैसा है। तो पैरानोइया मोड में हम कहाँ हैं? पब्लिक भी नहीं है, सरकार भी नहीं है, और इंडस्ट्रीज भी नहीं है। तो सामूहिक गलतियां हैं, लेकिन जनता की गलती मैं कम इसलिए देता हूँ क्योंकि उस बेचारे के पास करने के लिए कुछ है नहीं टूल। हाँ, जिनके पास टूल है उनकी जिम्मेदारी वो ज्यादा है, उनकी लेकिन जनता को भी थोड़ा ये सोचना चाहिए कि ये फ्री भी कब तक चलेगी। बॉस, एक समय बाद तो सरकार भी हाथ खड़े कर दी, भैया अब नहीं है। आप अर्जेंटीना की इन्फ्लेशन पता है, वहां नोटें, आप एक झोला नोट लेके जाइए तो आपको शायद 1 किलो आलू मिलेगी। जी, तो ये सिचुएशन भी पैदा होने में समय थोड़ी लगता है जब आप केवल ऑस्टेरिटी पे चलते हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था? हम ऑर्गेनिक खेती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब पैसा बर्बाद कर दिया। तबाही आ गई वहां पे। बांग्लादेश के बड़े नाम गढ़े जाते थे कि उनका कपड़ा बहुत अच्छा, ये अच्छा, वो इकोनॉमी अच्छा है। और बेस्ट इकोनॉमी, और वो तो उनके बेल नोबेल आउट कराना पड़ा आपको, आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ा, बेल आउट करो भाई साहब। तो ये जो एसेट एलोकेशन का गड़बड़ी है ना, ये ऊपर से देख के नहीं समझ में आता। इसलिए इकोनॉमिस्ट की सुननी चाहिए, जो बार-बार आपको रेड सिग्नल देते हैं कि भाई प्लीज समझ जाओ वरना धीरे-धीरे लेकिन फिर चीजें। वही बात हो गई ना, इकोनॉमिस्ट को तो इलेक्शन लड़ना नहीं होता। आपने एक बात शुरू में कही ना कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स। तो ये चीजें मुझे लगता है कि हर सरकार को ये सोचना चाहिए, वरना ये बहुत बड़ा लेसन है कि आप यूएस में देखो, पूरे यूरोप में देख लीजिए आप। पूरा यूरोप बहुत ही मुश्किल के दौर में गुजर रहा है इकोनॉमिकली। तो आप वहां से सबक ले सकते हैं, अपने अगल बगल के देशों को देख लीजिए, वहां से आप सबक ले सकते हैं। और यदि फाइनेंशियली नेपाल में क्या हुआ? वीकर होंगे तो आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वीक हो जाएंगे ना, जो एग्जैक्टली, पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप फिर नहीं, फिर आप दुनिया के सामने हाथ फैला के खड़े।
तो जी। उनकी 4 टर्म्स आपको माननी पड़ेंगी। जी, अपने यहाँ जब चंद्रशेखर जी थे, तब तब क्या भी हुआ था कि भैया हम आपको बेल आउट तभी करेंगे जब आप मेरी सारी शर्तें मानेंगे। तो वो जो मानेंगे। 91 का कहा जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म नरसिम्हा राव जी ने किया, तो मजबूरी में किया गया था। इतना प्रेशर था कि नहीं करोगे तो डिफॉल्ट कर जाओगे। जी, तो हमको क्या ना, वो को का चुप साध ही रहा बलवाना। जब तक याद नहीं दिलाया जाएगा कि गुरु अब फंस जाओगे आप, तब तक हम तब तक करेंगे नहीं। तो हम क्यों वेट कर रहे हैं कि वो दिन आए? अभी करो आप। अब वो तो कर्जा देने वाला, मदद करने वाला जो है ना, सारा चाहे देश हो चाहे बैंक हो, सब लोग कन्हैया लाल ही होते हैं हमारी फिल्मों की जो देखिए विजय जी, बड़ी अच्छी बात कही आपने, याद आ गया कन्हैया लाल से। पैसा जो होता है ना, पैसे का कोई धर्म नहीं होता, उसकी उसकी कोई मोरालिटी नहीं होती। मोरालिटी नहीं है। उसको एक ही चीज समझ में आती है कि ये कैसे ग्रो हो रहा है। पैसा अगर ग्रो नहीं कर रहा है ना आपका, तो कोई मुरव्वत नहीं है आपके साथ। हाँ, ये है कि तो पैसा इस ग्रो करने पर आपने एक बात कही, तो वो मुझे थोड़ा-सा समझाइए। ये रोज-रोज आप जैसे विद्वान लोग हमें समझा देते हैं कुछ-कुछ कि भैया ये जो पैसा जीएसटी का 0 हुआ है, कम हुआ है, 12% से 5%, 18% से 12%, जो भी हुआ है, इससे फ़ायदा ये होगा कि मार्केट में पैसा सर्कुलेशन में आएगा। मतलब हम अपने पास पैसा ना रखें, उस मार्केट में लगाएँ। कुछ और जो हो जाता है, फ्रीबीज़ में भी आ जाता है कि 10,000 रुपए गए तो कहीं न कहीं तो वो लगाएगा ही, वो मार्केट में आ जाएगा। तो ये भी पैसा ग्रो करने का एक तरीका है क्या? मतलब आप हमें ही बुद्धू बनाते रहते हैं या कुछ और है मामला? नहीं, देखिए इसमें क्या है, बहुत सिंपल है। अगर हमने, जैसे मान लीजिए आपकी इनकम 100 रुपए है और उसमें से आप महीने में 100 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। लेकिन अगर उन चीज़ों को हम थोड़ा सस्ती कर दें और आपके 90 रुपए में उतनी ही चीज़ें आ जाएँ, तो 10 रुपए आपके बचे। हुँ, अब उस 10 रुपए में आपके पास चॉइस है कि आप उन्हीं चीज़ों पे और खर्च करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, मकान-दुकान, घर खरीदना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं। तो वो पैसा सिस्टम में दोबारा आप जब डालते हैं, तो वेलोसिटी बढ़ती है उसकी। 1 रुपया जो है 50 बार घूमता है पूरे सिस्टम में। तो हमारे यहाँ जो रुपए की वेलोसिटी वो 1.15 है इस समय, जो कि कम से कम 1.5 होनी चाहिए। तो रुपया जब सिस्टम में घूमता है ना 4 जगह, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ता है, नौकरियाँ बढ़ती हैं, वो एक इकोनॉमिक फिनोमेना है। तो जब भी जीएसटी कट किए गए या इनकम टैक्स कट किए, तो ये एक्सपेक्टेशन किया गया कि लोगों के हाथ में डिस्क्रिशनरी इनकम बचेगी, तो उसको वो दोबारा खर्च करेंगे। तो डिमांड राइज होगी तो फिर फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरी मिलेगी। एक साइड ये है। एक दूसरा साइड होता है कि नहीं, मैं पहले फैक्ट्री लगाऊंगा, उससे नौकरी दूंगा और फिर लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। तो वो वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा है और उसमें जेस्टेशन पीरियड है कि जब तक फैक्ट्री लग रही है तब तक पैसे का खर्चा कौन उठाएगा। इसीलिए तो आलोचना होती है बहुत सारे बड़े प्रोजेक्ट की कि अरे भाई साहब वो उनको दे दिया गया, अब वो 10 अब साल में, बनेगा, 10 साल में तो बनेगा, वो नहीं बनेगा। उसमें जेस्टेशन पीरियड का खर्चा कौन उठाएगा। तो ये दोनों तरीके, तो जीएसटी जो कम की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि भाई सिस्टम में डिमांड क्रिएट की जाए। लेकिन इसमें एक चैलेंज है विजय जी, जो कि इस सरकार को सोचना चाहिए कि अगर मेरी इनकम नहीं बढ़ रही है और केवल हमको टैक्स कट का फायदा आ रहा है, तो ये कुछ महीनों तक तो फायदा हमें देगा, क्योंकि इनकम तो हमारी 100 रुपए ही है। अब आप 10 रुपए उसमें मेरे बचवा दे रहे हो क्योंकि टैक्स कम कर दिया आपने। 4-6 महीने तक तो वो 10 रुपए हमारे बचेंगे, उसके बाद वो फिर कंजम्पशन में आ जाएंगे। उसके बाद क्या? तो इनकम शुड राइज। अगर अप्रेजल हमारा 5 की बजाय 10% होने लगे, नए जॉब क्रिएट्स होने लगे, हमारी इनकम, हाउस होल्ड इनकम बढ़ने लगे, तब तो फायदा है रियल का। अगर हाउस होल्ड इनकम नहीं बढ़ रही है, तो ये टैक्स वैक्स कट फिर बहुत समय तक काम नहीं आएंगे। 6 महीने बाद फिर आप वैसी स्थिति में खड़े होंगे। कोविड के बाद कितना पैसा सरकार ने खर्च किया? सारा कैपेक्स सरकार ने बहुत किया। सरकार ने ही किया। क्या फायदा हुआ? आज हमको फिर टैक्स कट करना पड़ रहा है। तो इनकम ग्रोथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैक्स कट। अगर आपकी तनख्वाह खूब बढ़ाते रहे, तो महंगाई की चिंता आप नहीं करेंगे, तब महंगाई चल जाएगी क्योंकि हमारी तनख्वाह भी बढ़ रही है। लेकिन तनख्वाह स्टैटिक है और महंगाई बढ़ रही है, तो तब परेशान दिक्कत होंगे। है। एग्जैक्टली सिचुएशन यही है। हर जगह यही सिचुएशन है कि इनकम ग्रोथ नहीं हो रही है, बाकी खर्चे कंजम्पशन के बढ़ रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जैसे वो कहते हैं ना, हम जब बचपन में लिखते थे कि मतलब कवि जो कह रहा है उसका भावार्थ ये है। तो मेरे कवि महोदय ये बताइए कि इसका भावार्थ क्या है? सरकार जो है फ्रीबीज दे नहीं दे हम लोग जैसे गरीब लोगों को, या क्या करे? नहीं, सरकार बचाए या ना बचाए? फ्रीबीज तो देना पड़ेगा। वो चॉइस नहीं है विजय जी, उसमें चॉइस का खेल ही खत्म हो तो गया है। चॉइस नहीं है, देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं, तो
देने के साथ साथ अगले चुनाव में ये व्यवस्था करिए कि फ्रीबीज न देना पड़े, ना देने, लेकिन वहां तो उल्टा ममदानी और बढ़ जाता है ना। दिक्कत यही है ना, इसका मतलब आपके अंदर प्रॉब्लम है। अगर आपको हर बार बढ़ा के फ्रीबीज देनी पड़ रही है, इसका मतलब सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है। अगर ममदानी अगला चुनाव जीतने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उनको और बस राइड के साथ हो सकता है शॉपिंग के लिए पैसे भी देना पड़े कि शॉपिंग के लिए $10 पैसा हर भी बस देना राइड में मिलेगा आपको। पड़ता है। हाँ, अगर ये स्थिति बन रही है तो इसका मतलब ममदानी ने कुछ नहीं किया। तो इसलिए एक फ्रीबीज तो बंद नहीं कर सकते आप, वो चॉइस ही नहीं है आपके पास, सरकार चली जाएगी आपकी। फ्रीबीज दीजिए, लेकिन ये कोशिश करिए कि नेक्स्ट टाइम आपको बढ़ा के ना देना पड़े, इतनी देनी पड़े, जितनी चल रही चलो उतनी चल रही है, क्योंकि आपने नए एवेन्यूज क्रिएट किए। और लोगों से मेरी ये अपील है कि कृपा करके नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, जो नया जमाना उसको बदल रहा है, उसके साथ अडॉप्ट अपने करें, आप को जेल करें, जेल वरना करें। आप पीछे छूट जाएंगे। कोई सरकार आपकी कुछ मदद वदद नहीं कर पाएगी, सब कहने की बातें हैं, फंस जाएंगे आप। तो खुद भी थोड़ा पुरुषार्थ करें कि नए ज़माने की चीज़ों को न सीखें, न नए बाहर निकले ज़माने के थोड़ा। साथ। हाँ, ये सब जो लोकल पॉलिटिक्स होती है उससे थोड़ा दूर निकल के अपने भविष्य के बारे में सोचें। जी, जी। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने समझाई है कि कैसे करें। हालाँकि फिर वही गरीब आदमी पर ही आ गई। जैसे अब आप बड़े लोगों की तो नज़र केवल गरीब आदमी पर ही रहती है कि वही करे, कुछ करे तो। सब मैं तो गरीबों के साथ खड़ा हूँ विदाउट बीइंग विदाउट बीइंग पॉलिटिशियन, तब भी मैं उन्हीं के साथ खड़ा हूँ। भाई उन मैंने तो कहा था ना कि जब कोटक जी का स्टेटमेंट था, तो मैंने ये कहा कि साहब गरीब आदमी के पास क्या है करने के लिए? बेचारा क्या करेगा बताओ आप? मैं तो उसके साथ इसीलिए खड़ा हूँ क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता। जिनके पास है, उनको करना चाहिए, फिर वो आपके साथ आएगा। वो तो हमेशा देश के लिए खड़ा है। तो गरीब आदमी की तो मदद आपको करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। चलो, मैं एक राइडर के साथ आगे चलते हैं हम लोग, कि लोगों को बता दूँ कि मैं भगवान से, ईश्वर से ऊपर जो भी है, जो ऊपर वाला देख रहा है, उससे प्रार्थना करता हूँ कि इस देश का हर गरीब आदमी नीरज जी जैसा बने, तो देश आगे बढ़ेगा। तो और मैं और हम जैसे गरीबों के सारे दोस्त विजय जी जैसे होने चाहिए। वो खा जाएँगे सारा फ्री बीज में। तो सर, अब हम बात करते हैं स्टार्टअप की आखिर में। जी, क्या कहानी आप सुनाना चाहते हैं कि कुछ कर सकें? आज एक कहानी हम सुनाएँगे विजय जी। अन्वेषण नाम की एक कंपनी है। जो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। उसके सरसों के तेल, ये तेल, वो तेल, कुछ खाने-पीने के प्रोडक्ट आते हैं, ऑर्गेनिक हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये एक लड़की थी आयुषी करके, जिसने अपनी प्रॉब्लम की वजह से देखा कि कैसे ये सब चीज़ें, खान-पान वाली चीज़ें बन रही। तो ज़्यादातर चीज़ें आप देखिए तो उसमें या तो प्रिजर्वेटिव्स हैं या मिलावट होती है और बहुत प्योर नहीं होती। फिर उसी को रिसाइकिल करके, मतलब आप जो ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, वो तेल सुबह से खौल रहा होता है, काला हो जाता है एकदम वो। जी, तो उससे हेल्थ हज़ार्डस होते हैं। तो उसने सोचा कि क्या कोई ऐसा बिज़नेस किया जा सकता है जिसमें थोड़ा हेल्दी फूड बनाया जाए, क्लीन फूड बनाया जाए, हाइजीन फूड होना चाहिए। तो उसने अपने घर से ही सीखा कि उसकी ग्रैंडमदर कैसे बनाती थी, तो उन्होंने देखा कि वो घर में ही तेल बढ़िया बना लेती थी, जो एकदम प्योर होता था। तो उसने इसको अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया, शेयर किया और रिसर्च करी कि क्या हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं इसमें। तो ये निकल के आया कि हम लोग यही काम कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग तरीके से करते हैं, जहाँ पे प्योरिटी का ध्यान रखा जाए और प्रिजर्वेटिव यूज़ ना किए जाएँ। वहाँ से अन्वेषण का जन्म हुआ और उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे फूड आइटम, खास तौर पे ऑयल्स उन्होंने बनाए, जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, प्योर हैं, ऑर्गेनिक हैं और वो मार्केट में लेके आई। अब उसको कैसे एक्सेप्ट करें? क्योंकि सैकड़ों ब्रांड और सैकड़ों अनब्रांडेड तेल अनब्रांडेड। बिक रहे हैं बाजार में। तो यहाँ पे जितनी भी स्टोरी में विजय जी अब तक हम लोग सुना रहे हैं लोगों को, उसमें एक चीज़ कॉमन है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इसमें क्या इस्तेमाल हुआ? मतलब कोई इसमें एआई नहीं लगाया गया। इसमें टेक्नोलॉजी ये लगाई गई कि आप जो सप्लाई चेन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिटेल बिज़नेस की, सप्लाई चेन कैसे आप मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने सप्लाई चेन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि हमारा एक-एक प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, उसको कौन यूज़ कर रहा है, वो पूरा डेटा उनके पास होना चाहिए। किस प्राइस पे बिक रहा है, किस तरह के कस्टमर उसको खरीद रहे हैं, कस्टमर का फीडबैक क्या है और उसमें उन्होंने पहली बार बारकोड लगाया कि आप बारकोड से देख सकते हैं कि ये तेल किस क्या खेत चीज़ से है? सरसों निकल के बना है। यू कैन नोट इट। तो उससे ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हुआ और लोगों के बीच में गया कि हाँ, ये अच्छा प्रोडक्ट है और इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है। इसमें टेक्नोलॉजी की उन्होंने बहुत मदद ली। तो यहाँ से उनको एक बहुत सपोर्ट मिला कि इन जैसा ना कि एक-एक प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हैं, आपकी नज़र में है वो।
कि कहाँ बिक रहा है, किस प्राइस में बिक रहा है, कौन खरीद रहा है। तो ये डेटा हमेशा आपको रिटेलिंग में बहुत काम आता है और इसी से उन्होंने फिर इसको लगातार आगे ग्रो करते जगह और 300-400 करोड़ का रेवेन्यू करने लगी और धीरे-धीरे कंपनी ग्रो हो रही। तो स्टोरी यहाँ पे क्या है कि इस सेगमेंट में हजारों ब्रांड है। मतलब अभी मैं अगर ब्रांड 50% में लोग तो समझता हूँ कि आपने अनब्रांड का भी कहा कि यदि ब्रांड ऑर्गेनिक ऑयल्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और अनब्रांडेड जो गांवों में, शहरों में, छोटे शहरों में मिल रहा है, उसकी प्राइस रेंज में सर बहुत फर्क होता है। बहुत 50 बहुत रुपए फर्क। लीटर से 300 रुपए लीटर, 400 रुपए लीटर तक की कोई प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसको भी हाँ तो कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे आप कभी जाइए सरसों का तेल खरीदने, तो जो नॉर्मल तेल वो आपको 180 रुपए 200 रुपए लीटर मिल जाएगा। लेकिन जी, अगर वही आप कोल्ड प्रेस्ड जो कच्ची घानी और ये सब कच्ची घानी। ऑर्गेनिक हो तो वो सीधे डबल होता है, 600 रुपए लीटर मिलेगा आपको। जी, इसलिए क्योंकि एक बहुत सच है हमारे समाज का कि लोग अच्छे और हाइजीनिक फूड के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार है। आपका प्रोडक्ट अगर अच्छा है, जिसके पास पैसा है वो कर ले। अब देखिए उनको उनको एक 150 करोड़ लोगों को तेल नहीं बेचना है। हाँ, उनके लिए मार्केट वो 2 4 5 करोड़ लोग ही होंगे हो गया। या वो उतनी भी बड़ा फैमिलीज होंगी। मार्केट है। तो इसलिए बिक जाता है और धीरे-धीरे आदमी जो है ना अपग्रेड करता है, समाज भी अपग्रेड हो रहा है, तो लोग भी चाहते हैं कि मैं क्लीन फूड खाऊँ, हेल्थ कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा समाज में आई है, तो लोग पैसे देने को तैयार हैं। आप खुद देखिए जाके कि आप कितने सारे ऐसी चीज़ें खरीद के लाते हैं जिसका लोकल प्रोडक्ट उससे चौथाई कीमत में मिल सकता है। पता ही क्यों? आप हल्दी खरीद के पिसवाते नहीं हैं, अब हुँ, आप प पैकेट बंद हल्दी लेके आते हैं, ठीक है? उसमें भी आपने अगर बैद्यनाथ की हल्दी खरीद लीजिए, नाम इसलिए ले सकता हूँ कि लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो हुँ, बैद्यनाथ की जो अब मसाले भी बेचते हैं बैद्यनाथ वाले, तेल भी बेचते हैं, डबल ट्रिपल कीमत पे, लेकिन लोग ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक फूड बेचे जा रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ धोखाधड़ी भी है, उससे सावधान रहें हाँ, कि वो भी खाली ब्रांड होता है। से वो वो ऑर्गेनिक नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन रियल में अगर आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो लोग पे करने के लिए तैयार हैं। उनको लगता है कि नहीं हमारी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, तो वो पैसे ज़्यादा देने के लिए तैयार है, इसीलिए वो चल भी पा रहा है। जी, तो ये ज़रूरत अच्छी को स्टार्टअप मीट की करना है। कहानी है। स्टार्टअप की तो अच्छी कहानी है, लेकिन एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि आप हुँ, जैसे चतुर लोग जो होते हैं ना, चतुर सुजान लोग, मैं सोच रहा हूँ हुँ, अपने बचपन में हम लोग कच्ची घानी का तेल खरीदते थे। राइट। जो मोहल्ले में बनता था, वो घानी का तेल अपने आपके सामने बनाता था, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुँ, होती थी। कच्ची हुँ, घानी ही बोलते थे उसको, कच्ची घानी का तेल। हुँ, फिर आप जैसे ही सब चतुर सुजान ने कहा, "अरे! ये क्या खरीद रहे हो तुम, बहुत ही लोअर ग्रेड के आदमी हो। ये रिफाइंड ऑयल खरीदो, डब्बा नीले रंग का बड़ा पैक है, अच्छा-सा सुंदर-सा वो खरीदिए।" और ऐसे हुँ, ही खेत की सब्जी आती थी जिसमें वो फर्टिलाइज़र्स नहीं डालता था। तो फिर नीरज जी ने समझाया फर्टिलाइज़र डालो तो खेती बढ़ेगी, हुँ। ठीक है? और जब वो सब हो गया तब आप फिर वहीं के वहीं ले जा रहे हैं हमारा और फिर कह रहे हैं स्टार्टअप चला रहे ये हैं। ये जानते हैं अच्छा मैंने बचपन में 1 या 2 बार मैंने खुद तेल पिरवाया है, कोल्हू हाँ, में जाके। मैं गाँव में खेती होती है, हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना कोल्हू में जो कच्ची हमने अरे उसकी झाग इतनी तेज लगती है कि आँखों में आँसू आ जाते हैं। आज आ गया लेकिन हाँ। मैंने खुद पिरवाया और है आप सरसों का विज्ञापन तेल, लगाते हैं कि वो झांस जिसमें है वही तेल है, वही असली असली तेल। तेल है। तो देखो एक तो शहरीकरण हुआ, तो तेल पेरने वाली मशीनें गाँव में या छोटे शहरों में हैं, बड़े-बड़े बम्बई में कहाँ मिलेगी आपको? मुंबई में आप जाएँगे तो नहीं आपको मिला कोल्हू मिलेगा नहीं। तो आप जी। ब्रांड अच्छा प्लस ईज़ी, नहीं लेकिन सस्ता वो और जहाँ पर चल रहा था उनको आपने ये डब्बा बंद तेल दिलवाना शुरू कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ। सस्ता सस्ता हुँ, हुँ। और ईज़ी 2 चीज़ें ने ब्रांडिंग करा दी लोगों की। मार्केटिंग का गिमिक है ये, कि देखो ये एकदम बढ़िया बोतल बंद साफ-सुथरा एकदम शीशे की तरह झलक रहा है तेल। कोई इसमें जी, खली नहीं है, काट नहीं है जी, जिसको उन लोग बोलते थे, कि नीचे जी। तेल में काट बैठी हुई है मतलब वो अच्छा, फ़िल्टर नहीं हुआ है। वो नहीं है कुछ देखो एकदम चकाचक हाँ, बढ़िया हाँ, हाई-फाई मशीन से बन के आया है। आपने ले हाँ, लिया और सस्ता हाँ, क्योंकि उसमें उसमें बहुत सारे ऑयल मिलाए गए हैं वेजिटेबल ऑयल, तो वो सस्ता हाँ, भी हो गया। अलग-अलग तरीके के तेल मिला दिए उसमें आपने क्या-क्या मिलाया? तो अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि गरीब आदमी के पास सस्ता अगर ऑप्शन है, तो वो क्यों जाएगा ऑर्गेनिक खरीदने? आप हाँ, आप लिनेन की शर्ट इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वो 3000 की है, हाँ, जबकि वो बहुत अच्छी शर्ट है। तो हम टेरिकॉट खरीदते हैं वही ₹20 ₹50 ₹100 मीटर वाला, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। उसकी लाइफ भी ज़्यादा है। तो अच्छा अब एक एक आपने छेड़ दिया तो मैं कोई छोटी-सी बात है, एक संस्कृताइज़ेशन नाम का शब्द होता है। जब मैं हाँ, सोशियोलॉजी में पीजी कर रहा था, तो सेंसिटाइज़ेशन संस्कृतिकरण का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जो पहले कुलीन वर्ग जिसका यूज़ करता है, जब उसको वो उसको छोड़ देता है, तो वो नीचे आ अब जाता है। तो और अब आप आप उसको देखिए यूज़ करके कुलीन बनते हैं।
हाँ, टेरिकॉट, पॉपलिन, ये रेशम के कपड़े नहीं पहनते अमीर लोग, वो बढ़िया वाला लिनन की शर्ट पहनते हैं, और नीचे वाले सब टेरिकॉट में आ गए। पहले वो जो छोड़ते हैं वो नीचे आता है समाज में। ये एक कड़वी सच्चाई है, सेंसिटाइजेशन होता है। अब उन लोगों ने रिफाइंड छोड़ दिया है, अब वो ऑर्गेनिक तेल में चले गए हैं, अब वो ऑलिव ऑयल में चले गए। ऑलिव में ऑलिव भी एक्स्ट्रा वर्जिन, वर्जिन में नहीं, एक्स्ट्रा वर्जिन, नॉर्मल वाला आप यूज कर रहे हैं। ये एक समाज की सच्चाई है कि आप रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, वो तो वो ऐसा ही कच्चे किया ना, जैसे कपड़ों को लेकर आपने कर दिया कि पहले हम अपने मोहल्ले में थान का कपड़ा लेके दर्जी से सिलवा लेते थे। हाँ, तब आपने कहा कि बड़े लोग तो ब्रांड वाला पहनते हैं कपड़े, और यस, जब तक हमारी हैसियत हुई ब्रांड वाला कपड़ा पहनने का, तो आपने कहा कि नहीं, अब तो वो जो सिलवा रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ और अंग्रेजी की टर्म में बोलते रहते हैं, बड़ा हाँ, नाम आप ही बोलते होंगे, तो उसको करके फिर वो कपड़ा सिलवा रहे हैं अब वो उसको, और कह रहे वो बड़ा, तो भाई किस दिन हम बड़े आदमी बनेंगे? बड़े आदमी बनने के लिए आपको वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जाना पड़ेगा, जिसका शो हमने दिवाली के दिन किया था। उसका और कोई तरीका और नहीं। ये साइकिल ऐसा है ना इंटरेस्टिंग, ये बचपन साइकिल में है। दर्जी से सिलवा रहे थे तो ब्रांड पर आ गए, और ब्रांड पर जिस दिन आए उन्होंने उस दिन कहा कि नहीं, जिसको आप भैया बनवाएंगे जी, टेलर ये से। 10,000 साल की कहानी है। जब से हमारी नोन हिस्ट्री है तब से यही चल रहा है, और यही आगे भी मुझे लगता है चलता रहेगा। आप हाँ, उस चक्र में कैसे जंप करके अगले पायदान में पहुंचते हैं, इसका एफर्ट आपको करना है, हाँ, और इसके लिए किसी सरकार की या किसी नीरज वाजपेयी, किसी विजय जी की मदद की जरूरत नहीं है, आपको किसी की स्वयं जरूरत करना नहीं। पड़ेगा, वही तो, कि खुद पहले करना कहा कि पड़ेगा। बड़े आदमी वो हैं जो सूट पहनते हैं, और जब सूट हाँ, पहनना शुरू किया तो राकेश झुनझुनवाला सलवट वाली शर्ट पहनने लग गए। शर्ट पे आ गए, हाँ। अरे एक और देखिए आप, पहले बढ़िया चमड़े के अच्छे पॉलिश के हुए चमचमाते जूते के मुंह देख के कंघा जी, कर लो आप, अब वो जी। बंद हो गया, अब स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं लोग, अब सूट स्पोर्ट्स के शूज नीचे। पहन रहे हैं सब सूट के साथ। तो फैशन डिजाइन मतलब इनोवेट वो करते हैं, उनको लगता है कि ये कंफर्टेबल है तो उन्होंने वो पहनना शुरू कर दिया, आपको लगा यही फैशन है, तो अब आप भी धीरे धीरे उस पे आ जाओगे कि हम भी स्पोर्ट्स शूज पहनेंगे सूट के नीचे। अब वो चेंज करके दूसरी जगह चले गए, लेटेस्ट बता रहा हूँ आपको, अब वो बर्किन स्टॉक की चप्पलें पहनते हैं। हाँ, बर्किन स्टॉक की चप्पलें पहन रहे हैं, वो भी मैंने देखा। अब वो वहां पहुंच गए, तो आप क्या करोगे? उनको बीट करना बहुत मुश्किल है, वेल्थ क्रिएशन पे जाओ तो ही बीट कर पाओगे। चलिए सर, हम चाहते हैं कि सब लोग जो है नीरज जी की तरह से रोज है ना लोगों को वो कर सके, मुकाबले में बर्किन स्टॉक जिस दिन वो लोग सोचते हैं उस दिन पहन कर आते हैं नीरज जी, ध्यान रखिएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। उतनी सर शोभा पहनी की होती है। देखिए, टीचर का काम होता है सिखाना, जो हम लोग सिखा रहे हैं, आप कहते हो तो खुद क्यों नहीं बर्किन स्टॉक की चप्पल? तो आईएएम का प्रोफेसर हमेशा गरीब होता है, उसके पढ़ाए हुए लड़के गूगल के सीईओ होते हैं। वो नहीं होते। ये ये कंपैरिजन आप कर नहीं सकते कि दुनिया ज्ञान दे रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं। तो ये खुद वाइस कंपैरिजन चांसलर कभी के पास करना ही नहीं चाहिए। खुद वाइस चांसलर के पास बैठे रहते कि मेरा एचओडी का नंबर कब आएगा। हाँ। और दूसरे को सीईओ बना रहे हैं। तो ये विडंबना है समाज की। देखो, नदी अपना पानी थोड़ी पीती है, फल अपना, पेड़ अपना फल नहीं खाता। तो हम तो ज्ञान दे सकते हैं, अब करना आपको है। चलिए, आपके ज्ञान से ही कुछ लोग सीखें, उसकी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और नीरज जी के ज्ञान से थोड़ा सा आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।